नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। आप सब परीक्षा के तनाव में हैं और आपको हंसाने के लिए ये परीक्षा पर्व आपके बीच में आया है। मैं पिछले 30 वर्षों से समाज में काम कर रहा हूँ, आप जैसे युवाओं के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ और 22 साल पहले ये पुस्तक मैंने लिखी, परीक्षा दे हंसते हंसते। वास्तविकता में प्रियंका जी जैसे ही लोग बहुत आते थे जो कहते थे परीक्षा से पहले बहुत तनाव है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, उसके बाद भी परीक्षा के दौरान भी, और दौरान ज्यादा हो गया तो बाद में भी। लेकिन साधारणतः परीक्षा के समय में तनाव लेने वालों का बाद में ठीक रहता था, लेकिन उनके लिए ये पुस्तक लिखी है। और केवल पुस्तक ही नहीं, हम इसको लेकर के आनंदशालाएं लेते हैं। वी डोंट कॉल इट वर्कशॉप, वी कॉल इट ब्लिस इन आर सेमिनार एम्ड एट ब्लिस। आनंद के लिए की गई आनंदशाला। और उसमें हम वास्तविकता में एक्चुअली हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों बालकों के साथ काम कर चुके हैं, जिनको इस परीक्षा के तनाव से केवल मुक्त नहीं किया, जीवन की परीक्षा देने के लिए तैयार किया। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम पहले मैं विवेकानंद केंद्र के माध्यम से करता था, उसका पूर्णकालिक था, और पिछले 7 वर्षों से मेरे पास भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व है। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही ये कैसे आ जाए कि जिससे परीक्षा का तनाव ही ना रहे, ऐसी ही शिक्षा पद्धति कैसे हो, ताकि हंसते हंसते ही सीखे, हंसते हंसते ही परीक्षा दे, हंसते हंसते ही ज्ञान प्राप्त करे। सरस्वती रस की देवी है, सरस्वती। तो रस नहीं आएगा तो विद्या नहीं आएगी, इसलिए आनंद से ही होना चाहिए, यह हमारी मान्यता है और उसी पर हम काम करते हैं। सो नाउ दैट एक्चुअली लीड्स मी टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आस्क इन हिंदी। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि you just said कि you should do an exam happily, you should prepare for it happily, आनंद से। तो how do you first combat वो इतना worry और इतना tension होता था? At least for me, I can speak on my behalf, but it was very stressful. You know, your heart started beating कि exam है, इतना pressure था कि if I fail, I won't do well. So what is the first step that when the professor or when the teacher announces कि exam है, 20th को है exam आपका, What should a student start doing? परीक्षा को पर्व के रूप में मनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसका सारा पर्पज ही ये है कि आप परीक्षा को एक उत्सव के रूप में, एज ए सेलिब्रेशन आप देख सके। इट्स अ फेस्टिवल। कौन सा उत्सव ऐसा होता है जिसका तनाव नहीं होता? दिवाली की तैयारी करनी है तो आप अपनी माँ को पूछो दिवाली से पहले उनको कितना घर साफ करने से लेकर, और अभी होली आएगी, उसका तनाव कम होगा क्या? तो उत्सव और तनाव साथ में जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद। और जैसे आपने कहा कि परीक्षा का टाइम टेबल आ गया सामने, तिथियां हमारे सामने आ गई, तो मैं कहता हूं कि ये जीवन एक खेल है, परीक्षा भी एक खेल है। जैसे 2020 के मैच में आपको पता होता है कि 20 ओवर बचे और इतने रन बनाने हैं, तो टाइम टेबल आपको बता देता है इतने दिन बचे हैं और इतना सिलेबस है, इतने छक्के मारने हैं, इतने चौके मारने हैं। और उस प्रकार से यदि आप इसको चुनौती के रूप में लेते हैं तभी आनंद आता है, नहीं तो आनंद भी नहीं आएगा किसी भी खेल में। जैसे मैं अक्सर ये किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार कोई एक अरब शेख बड़ा अमीर था फुटबॉल का मैच देखने, और फुटबॉल के मैच में एक गेंद के पीछे 11 खिलाड़ी इधर, 11 खिलाड़ी इधर भाग रहे, लात मार रहे। उसको बेचारे को खेल के कुछ नियम नहीं पता थे। उसने पड़ोस में बैठे हुए जो आदमी उसको जबरदस्ती ले गया था, उसको पूछा कि भाई ये गेंद कितने की आती है? तो उसने कहा कुछ $100, अपना भी कमीशन रखा होगा, तो $100 की गेंद आती है। तो वो अरब शेख कहता है सिर्फ $100 की, ये 22 लोग इतने गरीब है, एक गेंद के पीछे भाग रहे, चलो सबको 10-10 गेंदे दे दो। अब आप सोचिए फुटबॉल के खेल में 22 गेंदे मैदान में हो तो मजा आएगा क्या? आनंद तो उस एक गेंद पर कब्जा करके उसको गोल में पहुंचाने में है। दैट इज ऑल sports about, that is all game about. So your exam is also like that. Examination also gives you a challenge. Examination is like that football जिसको आपको कब्जा कर, वो questions आपको फुटबॉल की तरह जिनको आपको लात मारनी है, अभी तो आनंद आएगा। ये आनंद से परीक्षा देने का सबसे पहला रहस्य ये है कि परीक्षा को खेल के रूप में लिया जाए। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने अपने एग्जाम वॉरियर्स में लिखी है। वो वॉरियर बनाना ही इसलिए चाहते हैं कि आप उसको आनंद से ले। और एक आपके प्रश्न में ही एक शब्द आया था, भय होता है फेल्योर का, भय होता है असफलता का। तो वो तो रिजल्ट में आएगी ना, वो तो परीक्षा में नहीं आएगी। तो वो आएगी तब उसको देखेंगे। आज जो है, यदि खिलाड़ी खेलते समय, यदि कोहली खेलते समय वर्ल्ड कप यदि विचार करेगा तो उस गेंद को नहीं खेल पाएगा। वो जब सामने गेंद आ रही है तब वो बाउंसर है कि यॉर्कर है, इतना ही उसको देखना है। इन द सेम वे द वन हु इज गिविंग एग्जाम हैज टू बी कंसर्न्ड अबाउट द सिलेबस। सामने जो चुनौती है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आनंद आएगा, तो तनाव नहीं आएगा। तनाव आता है जब आप सामने की चुनौती को छोड़ करके यू गो एक्सट्रेनियस, यू गो समवेयर एल्स, यू गो इन द फ्यूचर, यू गो इनटू द बैक। पिछले साल ऐसा हुआ था, अगले साल ऐसा होगा। इफ यू आर हियर एंड नाउ,
कोई टेंशन नहीं। Which leads me to my next question. Now we had a lot of sports analogies as well. So when I was a kid and when I was a junior, मैं टेनिस खेलती थी और नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे भी, तो बहुत प्रेशर था कि बैलेंस कैसे करना है एग्जाम्स को, टेनिस को, ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. अगर आप डिबेटिंग करते हैं, यू नो, टन्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व विद टुडे स्पेशली. So whether they are doing model UN, student debate, sports, arts, extracurricular, these things also PM Modi has encouraged in Exam Warriors. So now when it comes time to exams, there's actually one question coming in from a student, and we're getting a live feed of student questions, so keep them coming please. She has asked, Neha from Mumbai has asked, should children go out to play during examinations or while preparing for examinations, whether it is for health just to play or whether it was in my case something serious, I had to compete, I had to play like many of us. 10वीं 12वीं के बच्चों को उनके माता पिता खेलने नहीं देते. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. मेरे हिसाब से हर बच्चे को हर दिन प्रतिदिन खेलना चाहिए. कंपटीशन के लिए खेल सके तो अच्छा है, लेकिन वो अवसर हर किसी को नहीं मिलता है. आनंद के लिए खेलना चाहिए और अवश्य खेलना चाहिए. और केवल खेल ही नहीं, जैसे आपने जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, हम तो भारतीय शिक्षण मंडल में एजुकेशन पॉलिसी को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इट शुड नॉट बी एक्स्ट्रा, इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलर एक्टिविटी. ये सारी बातें जो व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, ये राइट है. हम चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के स्थान पर बैठे हैं. इट्स अ राइट ऑफ ए चाइल्ड टू ब्लॉसम, एंड एग्जामिनेशन गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू ब्लॉसम योरसेल्फ. जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे ज्यादा अच्छे से आप लिखते हैं और सबसे ज्यादा भी आप लिख पाते हैं तभी उस एग्जाम के 3 घंटे. उन 3 घंटे में जितने पेजेस आप भर देते हैं, ऐसे शांति से आपको बैठा दिया जाए तो आप नहीं लिख पाओगे. बिकॉज दैट स्ट्रेस helps you to bring the best out of ये यदि आपको ध्यान में रहता है तो आप खेल को मना नहीं करेंगे, क्योंकि खेल आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ा, खेल आपके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच में समन्वय का काम, और ये एकाग्रता के लिए बहुत आवश्यक. आप टेनिस खेलती थी इसलिए पढ़ाई में आपको उसका लाभ मिलता होगा. स्टिल टेंशन थोड़ा होता था. टेंशन तो ठीक है, टेंशन तो टेनिस में भी होता होगा. सेमीफाइनल में पहुंच गए तो ज्यादा टेंशन होता था, फाइनल में पहुंच गए तो और ज्यादा टेंशन होता था. तो टेंशन इज पार्ट ऑफ लाइफ. टेंशन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य है तो टेंशन लेगा ही, और टेंशन नहीं लेगा, नहीं होगा तो जबरदस्ती क्रिएट करे. गरीब व्यक्ति को या जिसके पास संसाधन नहीं है उसको संसाधन जुटाने का टेंशन है. संसाधन जुटा लेता है, बहुत सारी उसकी मिल्कियत हो जाती है, बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके बाद में साइकिल चलाता है. क्यों? कि अपनी फिटनेस को रखने के लिए. तो चुनौती लिए बिना तो लाइफ नहीं हो सकता. यू विल हैव टू टेक चैलेंजेस. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल चैलेंज जो सिस्टम ने आपके सामने रखा है. लेट अस टेक इट एज ए चैलेंज. खेल बंद नहीं करना चाहिए. और पेरेंट्स यदि इसको देख रहे हैं तो मैं आपको पेरेंट्स को कहूंगा, और मोदी जी ने तो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए अलग से एक पूरा पत्र लिखा है अभिभावकों के नाम से इस एग्जाम वॉरियर्स में, पेज 128 पे. बड़ा टेंशन अभिभावकों का है, पेरेंट्स का है. गिव अप दैट टेंशन, लेट गो ऑफ दैट टेंशन. यू ऑल्सो एंजॉय, यू ऑल्सो सेलिब्रेट. आपके बच्चे की परीक्षा आपके लिए भी उत्सव बनना चाहिए. खेलने दीजिए, आप भी उसके साथ खेलिए, फिट भी रहोगे, अच्छी एग्जाम भी हो. Now, what about, speaking of tension, what about subjects that students are not so strong at? जैसे कि I dreaded मेरा maths exam. Whenever that date was announced, I would not even tension, dread. It was just pure dread. So, what is your advice, and what can you offer our students on subjects that they are perhaps not so strong in, or subjects they don't like so much? ये तो स्वाभाविक है. वो एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे जोक आया था. एक छोटे बच्चे ने अपने टीचर को प्रश्न पूछा, इंग्लिश के टीचर को प्रश्न पूछा मैथमेटिक्स के बारे में. तो टीचर ने जवाब दिया, मैं मैथमेटिक्स की टीचर नहीं हूँ, मैं तो इंग्लिश की टीचर हूँ. तो उस स्टूडेंट ने टीचर को कहा, जब आपको अपने विषय के बाहर का नहीं आता तो हम गरीब बच्चों से 8-8 विषय क्यों परीक्षा लेते हो? बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. आपको 8 विषय लेने हैं, इसलिए उसमें से 2 विषय अच्छे नहीं लगेंगे. कि मेरे को भूगोल अच्छा नहीं लगता था, तो हमने उसके 2 तरीके बताए. जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, उसके बहुत सुंदर 2 तरीके. एक को मैंने नाम दिया है सैंडविच मेथोडोलॉजी. आप अच्छे लगने वाले विषयों के बीच में खराब लगने वाले विषय का अध्ययन. आपको यदि साइंस अच्छा लगता है तो पहले साइंस का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, फिर भूगोल पढ़िए अच्छा नहीं लगता हो तो, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स या साइंस जो अच्छा लगता है वो पढ़िए. तो आपका मन तैयार हो जाएगा, और बीच में
आधा घंटा उस विषय को पढ़िए जो खराब लगता है। ऐसा करते करते उसमें भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका मन उसके लिए तैयार हो जाएगा। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट। नंबर 2, जो विषय बड़ा खराब लगता है उसमें आप अपना बार लोअर कर दीजिए। हर किसी को 100 में से 100 मार्क्स नहीं मिल सकते, इसलिए मेरे को 60 मार्क्स मिल सकते हैं तो 60 के लिए तैयारी करो। 60 के लिए ढंग से तैयारी करोगे तो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि 100 की तैयारी नहीं कर रहे हो। हमारे सबसे बड़ा टेंशन ये है कि पेपर हाथ में आते ही हम 5 प्रश्न पढ़ते, 5 में से 3 ही आ रहे। अरे भाई 3 आ रहे ना, तो 3 को तो लिख ले पहले, बाकी 2 नहीं आ रहे उसमें तुक्के मार लेना। हो सकता है एग्जामिनर को भी नहीं आते हो तो मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए 3 सवाल आते हैं, मेरे को 60 मार्क्स मिल गए। इस आनंद में यदि वो 3 सवाल पूरे करेगा तो दैट विल बी बेटर। इसलिए जो आपको कठिन विषय लगते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, कठिन कुछ नहीं होता है, रुचि नहीं है आपकी, यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट, यू डोंट हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट। और ये तो प्रत्येक का स्वभाव होता है। अब तेंदुलकर का स्वभाव, तो तेंदुलकर 12वीं पास नहीं कर सका, इसलिए भारत रत्न तो मिल ही गया ना। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी जिसमें रुचि है उसमें काम करना चाहिए, और जिसमें रुचि नहीं है अब देना तो पड़ेगा ही। वो सिस्टम जब तक नहीं बदलती, भारतीय शिक्षण मंडल सक्सेसफुल हो गया तो ये सिस्टम बदल देंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हम स्कूल में ले आएंगे, तो स्कूल में ले आएंगे तो अपने चॉइस से क्रेडिट ले आए ना। वो फोटोग्राफी के क्रेडिट उसको फिजिक्स के साथ जुड़ जाए, लेकिन वो जब तक नहीं होता तब तक फिजिक्स की भी एग्जाम तो देनी पड़ेगी, न्यूटन को तो रटना पड़ेगा। तो उसको सैंडविच टेक्नोलॉजी से रट लीजिए और कम से कम में काम चला लीजिए। And now let's talk a little bit about actually preparing for the exams. You said now if it's a weaker subject, prepare for 70 out of 100. You cannot score 100 out of 100. So be realistic about your expectations so that you don't have so much tension that I have to score 100 upon 100 upon 100 in every single subject. Now there is a live question. Actually, I'm getting a lot of live questions. There is a live question here. Who is it from? Tejasvi from Kolkata. How to increase concentration power during exams and while preparing for exams? सामान्यता हम लोग एकाग्रता को, concentration को, when we say this word concentration, हमारे मन में जो आता है that is focusing, and when we try to focus we cannot, nobody can. जो कहता है मैं आधा घंटा मेरा सिटिंग कैपेसिटी, 1 घंटा मेरा सिटिंग कैपेसिटी, he is bluffing. I tell you, 3 मिनट से ज्यादा किसी एक विषय पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। मैं इतने जोक्स क्यों बता रहा हूं? ताकि आप डीफोकस हो। द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इन डीफोकसिंग। When you scientifically know how to defocus, your focusing will get it's natural. आप फोकसिंग पे कंसंट्रेट करते हो तो आपका मनीराम आपके जैसा ही है। माँ जो कहती है वो आप नहीं मानते। मनीराम यानी आपका मन। Your mind is to concentrate. माइंड को कंसंट्रेट करना होता है। माँ कहती है ऐसा मत करो तो आप वही काम करते हो। वैसे ही आपका मनीराम है, आप उसको जो कहोगे वो नहीं करेगा। आप उसको कहते हो फोकस करो तो वो नहीं करेगा। इसलिए उसको प्रेम से आप लीजिए। द बेस्ट वे इज एंगेज इन सम साइंटिफिक ब्यूटीफुल डिफोकसिंग। जैसे आप बैठे बैठे का उच्चारण कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। दोज वाइब्रेशंस विल गिव यू अ कंप्लीट एक्सपांशन ऑफ योर माइंड। और उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आप म्यूजिक को सुनते हैं, कई लोग म्यूजिक को सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं। मैं आपकी आदत आज बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको केवल इतना सा कहूंगा कि बहुत ज्यादा किसी अर्थपूर्ण म्यूजिक में मत घुसिए, नहीं तो उस अर्थ में घुस जाते, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। सो इट्स बेटर टू लिसन टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और उसमें भी बांसुरी है, सितार है, जो माइल्ड है, सॉफ्ट है, उसको सुनते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो आपका डिफोकसिंग होता रहेगा। ऐसे ही विजुअल डिफोकसिंग भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल आंखों से ज्यादा पढ़ाई करते, दो इट इज नॉट साइंटिफिक। वाइल्डर पेनफील्ड नाम के मेमोरी पर काम करने वाले न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा कि रिकॉल में सबसे वीकर है आपका विजुअल, जो आपने पढ़ा हुआ है। उससे अधिक अच्छा सुनाई जो आपने सुना है, जो श्रुति है, जो ऑडियो मेमोरी है, वो रिकॉल जल्दी होता है। और उससे भी जल्दी रिकॉल होता है आपकी फीलिंग्स। इसलिए पढ़ाई करते समय यदि आप आनंद में होंगे, परीक्षा यदि हंसते हंसते देनी है तो पढ़ाई भी हंसते हंसते करनी पड़ेगी। इसलिए ग्रुप में पढ़िए, 4 लोग मिलकर के पढ़िए तो मस्ती का वातावरण रहेगा, एक दूसरे को छेड़खानी करते हुए पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल करते समय एग्जाम में वो काम आएगा। इसलिए ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो कॉन्सेंट्रेशन को मदद करती है। अकेले ही पढ़ना है, नहीं है दोस्त, वो 10वीं 12वीं वालों का बेचारों का हो जाता है, कंपटीशन के चक्कर में दोस्त नहीं रहे। तो दोस्त नहीं है तो अकेले पढ़ना है तो जोर से पढ़िए, चलते हुए पढ़िए, ताकि एक विजुअल पे नहीं रहे, विजुअल चेंज होता रहे। आप इधर से उधर चल रहे हैं, जोर से बोल करके पढ़ रहे हैं। खुद की आवाज सुनने में सबसे प्रिय होती है, हम अपनी आवाज सुनना सबसे ज्यादा प्रिय लगता है हमको। तो खुद बोल बोल करके पढ़ेंगे तो परीक्षा में रिकॉल में काम आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है डीफोकसिंग कीजिए। डोंट ट्राई टू फोकस, डीफोकस कीजिए। दैट इज द सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
There is one thing that you mentioned, sir, competition, the word competition. Now, when I hear that word, 10th और 12th में बहुत competition होता है. And the pressure is not student के ऊपर नहीं है. It's on actually family puts a lot of pressure on students when they are studying कि अच्छे marks होना चाहिए. You need to score well to get ahead in life. You need to score well. तो एक question है that is little troubling to me actually. But Pooja from Bhiwani has said how to score good marks in language papers, and Deepthi from Jaunpur has said, what if I disappoint my family with low scores? चिंता मत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फैमिली कभी डिसअपॉइंट नहीं होती. एक दिन के लिए आप जितना डिसअपॉइंट होते हो उतनी फैमिली डिसअपॉइंट होती है. सो डोंट वरी अबाउट दैट डिसअपॉइंटमेंट. दिस पीयर प्रेशर एंड फैमिली प्रेशर इज किलिंग द स्टूडेंट्स. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि, और खास करके डोंट गेट इनटू द जेंडर इश्यूज, पर बहनों को ज्यादा होता है. लड़कियां ज्यादा सीरियसली लेती है फैमिली के टेंशन को. वो सिंसियर भी ज्यादा होती है, उस कारण से भी होगी. हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ज्यादा इस बात का विचार नहीं करते. लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है. इसलिए अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को आप तसल्ली दीजिए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप में सुधार करो. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. डोंट कॉम्पीट विद अदर्स. अंग्रेजी में 2 शब्द है, कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धा. प्रतिस्पर्धा इज कॉम्पिटिंग विद समबडी एल्स. व्हेन यू कॉम्पीट विद समबडी एल्स, आप हमेशा कंपेयर करोगे. और कंपैरिजन में 3 पॉसिबिलिटीज है. ए इज इक्वल टू बी होगा, या ए इज लेस देन बी होगा, या ए इज ग्रेटर देन बी होगा. तो मैं किसी से अपने आप को कंपेयर करूंगा, जिससे कंपेयर कर रहा हूं वो मेरे से यदि अधिक कैपेसिटी वाला है तो आई विल गेट डिसहार्टन. मैं हताश हो जाऊंगा, निराश हो जाऊंगा, अरे इससे कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा. यदि मैं जिससे कॉम्पीट कर रहा हूं वो मेरे से ये है तो मैं खरगोश बन जाऊंगा. हेयर एंड टॉर्टाइज में द हेयर लॉस्ट द रेस बिकॉज ही लुक्ड एट द टॉर्टाइज. अपना कॉम्पिटिटर इतना कमजोर है तो ओवर कॉन्फिडेंस में, कॉम्प्लेसेंस में चले जाएंगे. तो हमारे युवा साथी बड़े तर्कपूर्ण होते हैं. वो मेरे को कहते दोनों बराबरी वाले हो तो उससे तो कर सकते हैं कंपटीशन. देन यू लूज योर फ्रेंड. रादर देन कॉम्पिटिंग, कोऑपरेट. कोऑपरेशन विल गिव यू मोर. आपके बराबरी का मिल गया तो उससे कोऑपरेट कीजिए. उसके लिए नया शब्द हमने गढ़ा. हमने कहा डोंट कॉम्पीट बट एक्सेल. एक्सेल इज गोइंग बियॉन्ड योर ओन लिमिट्स. आपने मान रखा है कि मैं इतना ही कर सकता हूं. सो चैलेंज योरसेल्फ विथ 1 स्टेप अहेड. 1 इंच आगे का चैलेंज लीजिए. हुसैन बोल्ट तो आज नहीं बन सकते, लेकिन आज जो कर सकते हैं उससे 10 सेकंड कम में दौड़ सकता हूं क्या, उससे 10 सेकंड कम में दौड़ सकता हूं क्या. इन द सेम वे एग्जामिनेशन में भी पुट योर टारगेट 1 स्टेप अहेड. दैट वी हैव नेम्ड एज अनुस्पर्धा. When you compete with others, it is प्रतिस्पर्धा. When you compete with your own self, it is अनुस्पर्धा. That is excellence. Excelling your own self. मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ सर्जेई बुबका का. आपको लगता होगा स्पोर्ट्स के मैं ज्यादा उदाहरण देता हूँ कि मैं परीक्षा को खेल मानता हूँ. तभी वो पर्व बनता है. जैसे आईपीएल का पर्व होता है, उसी समय परीक्षा का भी पर्व होता है. तो उसको समझिए, दोनों को साथ में क्यों रखते हैं, क्योंकि परीक्षा को भी उतने ही उत्साह से देना है जितना उत्साह से आईपीएल को देख. और इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ सर्जेई बुबका का. ही वॉज ए पोल वॉल्ट. बांस कूद करता था. ही बेटर्ड his own record 36 times. Wow. अपना ही रिकॉर्ड 36 बार बेहतर. एंड ही नेवर लॉस्ट बिकॉज ही वाजंट कॉम्पिटिंग विद अदर एनीबडी एल्स. ही वाज कॉम्पिटिंग विद हिज ओन सेल्फ. इसलिए जब ये ले लोगे ना तो परिवार की चिंता नहीं करोगे. मैं फर्स्ट ईयर में था. फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद किसी कैंप में गया हुआ था. मेरे पिताजी मिलने आए वहां पर और कैंप का मैं आनंद ले रहा था. आनंद में रंग में भंग डालने का काम पिताजी का काम है. ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी. नो इश्यूज, नो बैड फीलिंग. उन्होंने आकर के रंग में भंग डाला. मेरे को मेरे किसी मित्र ने कहा है कि तुम्हारे क्लास में 120 लड़कों में से केवल 3 लड़के अंग्रेजी में पास हुए, बाकी सब फेल हो गए. पिताजी ने, उनको लगा मैं कैंप के आनंद से भूल जाऊंगा, लेकिन हम तो, मैंने कहा ना बेफिक्र लो, बिना पढ़ाई के कॉन्फिडेंस हाई. तो मैंने उनको कहा 3 हो गए ना पास, डोंट वरी, आपका बेटा 3 में. अपने फैमिली को ये कॉन्फिडेंस दीजिए. हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड योर फैमिली विल नेवर बी डिसअपॉइंट. डोंट वरी अबाउट फैमिलीज डिसअपॉइंटमेंट. डोंट डिसअपॉइंट योर ओन सेल्फ. आप अपने लिए एक बार सेट कीजिए, उससे ऊपर जाइए. दैट इज द टारगेट. There is another question. Does now when you're studying and you're actually preparing for your exams and the material is in front of you and you're about to take the exam, you're in the process. एक question है, does mugging the facts ensure a good result? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. सारा टेंशन ही इससे है.
ये रटन विद्या जो है ना, इस रटन विद्या से ही टेंशन क्रिएट हुआ है। मैं हमेशा, देखिए अब मैं हंसते हंसते वाला एक्सपर्ट हूं, तो मैं आपको लगेगा कितने जोक सुना रहा है। एक बार उसको अपने चार्ली चैपलिन को बुलाया भाषण देने के लिए। अब आप सोचो चार्ली चैपलिन जैसा कॉमेडियन, और उस समय का व्हेन टॉकीज व्हाट नॉट देयर, सो नो डायलॉग्स, विदाउट डायलॉग 1.5 घंटा आपको हंसा सकता है, ऐसे कॉमेडियन को बुला लिया भाषण के लिए। भाषण तो बड़ा बोरिंग होता है, कोई मतलब भाषण किसी श्रोता को पसंद नहीं आता, भाषण में आनंद केवल वक्ता को आता। और चार्ली चैपलिन को बुला लिया भाषण देने के लिए। चार्ली चैपलिन ने कहा, ये मैं तो बोर करता नहीं हूं, मैं तो हंसाने वाला आदमी हूं, आई विल डू व्हाट आई नो बेस्ट। सो ही स्टार्टेड टेलिंग जोक्स। तो एक चुटकुला उन्होंने सुनाया, एक था राजा करके वो चुटकुला शुरू हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट, वो चार्ली चैपलिन का चुटकुला मैं क्यों बताऊं। तो उन्होंने चुटकुला जैसे खत्म किया, जहां पर पंच लाइन खत्म हुई, सारे ऑडियंस जोर जोर से हंसे। 2 मिनट का पॉज लेना पड़ा। जब हंसी खत्म हुई और जब पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ, उस पॉइंट पे चार्ली चैपलिन ने सेम जोक दूसरी बार बताना शुरू। एक था राजा, अब लोग कहीं क्या हो गया, पूरा जोक जैसे कि तैसे फिर सुना दिया। अब इस बार कुछ लोग हंसे जिनको पहली बार समझ में नहीं आया था, दूसरी बार समझ में आ गया। उनकी हंसी खत्म होती, चार्ली चैपलिन ने तीसरी बार वही जोक सुनाए इन द सेम मैनर एंड नोबडी लाफ। कौन तीसरी बार कौन एक जोक पे हंसेगा, लेकिन कोई नहीं हंसा। फिर भी पंचलाइन खत्म होती, चार्ली चैपलिन ने चौथी बार वही जोक सुनाया, और जैसे सुनाना शुरू किया पब्लिक ने हूटिंग शुरू कर दी। भाई क्यों बोर कर रहा है, सुन लिया, समझ लिया पहली बार में। तो चार्ली चैपलिन ने आधे में जोक खत्म किया और एक लाइन में अपना भाषण खत्म किया। एक जोक पे 4 बार हंस नहीं सकते, एक दुख पे जिंदगी भर रोते कैसे हो? Why do you keep on repeating your sad things? मैं सुख दुख के लिए ये बात नहीं बताई। यदि एक जोक एक बार समझने के बाद दूसरी बार नहीं सुन सकते, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक बार समझ में आने के बाद दूसरी बार रट कैसे सकते हो? रटता तो वो है जिसके समझ में नहीं आता। ये मूर्खों का काम मत करो, यू आर नॉट फूल्स। इसलिए समझ करके करो, समझ करके एक बार समझ लोगे तो फिर भूलोगे नहीं। फिर उसके बाद में आप परीक्षा में न्यूटन का लॉ खुद बना दोगे, क्योंकि आप न्यूटन बन गए। जैसे आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ लिया, यू आर नाउ न्यूटन, यू डोंट नीड टू मग इट अप। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। और आप कहोगे परीक्षा में 10 दिन बचा और आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे? अरे अंडरस्टैंड करने में 1 सेकंड लगता है। अपने दोस्त से पूछ लो जिसको समझ में आया, उसकी भी पढ़ाई हो जाएगी और आपकी भी पढ़ाई हो जाएगी। मैं आपको रहस्य बता रहा हूं, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन इज किसी और को पढ़ाना शुरू करो। अपने से एक बुद्धू पकड़ लो, उसको पढ़ाना शुरू कर दो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड देन यू डोंट हैव टू मग इट अप। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। Now there are several questions actually in different forms that people have written. Babita from Roorkee has written कि my son has writing issues due to stress. His writing becomes very slow. Although he practices a lot, he still ends up writing less than what is expected. What can I do to help and how can he improve? Or many students have asked this question कि मेरा handwriting बहुत slow है। राइटिंग ये एक बहुत बड़ी, आजकल के जब से ये गैजेट्स ज्यादा आ गए हैं तब से राइटिंग इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पेंसिल का यूज करना बंद कर दी, और ये मैं बताना चाहता हूं कि पेंसिल बच्चों के लिए नहीं होती है। आप किसी भी बड़े कंपनी के बोर्ड रूम में जाइए, द सीईओ यूजेस पेंसिल, लेड पेंसिल इस्तेमाल करता है, नॉट बिकॉज ही कैन रब इट ऑफ द फिगर्स, बट वो भी एक कारण हो सकता है, आई डोंट नो, पर फिगर्स चेंज करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट वो भी हो सकता है। बट जिन्होंने, जैसे हमारे बचपन में हमारी माँ ने हमको पेन को हाथ नहीं लगाने दिया था टिल 6th स्टैंडर्ड, बॉल पेन को तो उसके बाद भी नहीं लगाने दिया था। उनका कहना था हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा है, यदि आपके बच्चे को, जैसे बबीता जी ने पूछा है, यदि उसको लिखने की स्पीड में प्रॉब्लम है, आप उसको लेड पेंसिल से लिखवाने की प्रैक्टिस कीजिए। रोज 1 पेज लिखने को कहिए, रिलैक्स वे में लिखने को कहिए, स्पीड की चिंता मत कीजिए। दूसरा, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ग्रिप में भी गड़बड़ होती है, पेन पकड़ने की ग्रिप में भी गड़बड़ होती है। पेन को पकड़ते हैं जब ग्रिप लेते हैं, ऐसे जब पकड़ते हैं, नाउ आई एम गिविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप इसको जूम भी कर सकते हो चाहे तो, कैमरामैन इसको चाहे तो जूम कर सकते हो। ये जो 2 उंगलियां है, इन उंगलियों को यदि मैं दबा करके लिखता हूं तो मैं थक जाऊंगा। इसको दबाना नहीं है, और उसके लिए बहुत सरल तरीका है। पहली 2 उंगलियों के बीच में आपको पकड़िए, इट्स सो रिलैक्स। उसके बाद में आपके ऊपर दबाव नहीं आएगा। लेकिन अभी परीक्षा पास में है, अभी अचानक है, इसको चेंज करने में मत पड़िए। अभी तो दबाव कम करने में रहिए और लिखने का अभ्यास कीजिए, पेंसिल से लिखने का अभ्यास कीजिए। लेकिन धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियों में ऐसे लिखना शुरू कीजिए, रोज 1 पेज हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में 1-1 पेज लिखिए। इस ग्रिप के साथ में धीरे धीरे आपको लिखना आसान हो जाएगा। Now there is this is actually a good question. This one, Chandan from Patna is asking, sometimes
I don't feel like appearing for the papers. How do I motivate myself? बहुत नसीब वाले हो यार, ऐसी इच्छा किसी को नहीं होती है, तुमको ऐसी इच्छा होती है तो काहे टेंशन ले रहे हो। जिसको ये तनाव नहीं हो कि परीक्षा में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, वो सबसे बढ़िया परीक्षा दे सकता है। बिकॉज ही इज सो रिलैक्स्ड। इसलिए ऐसा अर्जुन के साथ हुआ था रणभूमि में, आप जानते हो, भगवत गीता पूरी सुनाई, मैं भी सुना सकता हूं, इसलिए लंबा उत्तर नहीं दूंगा चंदन, तुम्हारे लिए बहुत सरल सा उत्तर है। मोटिवेशन करने के दो ही तरीके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द प्रयोग किया था, तस्माद अपरिहार्येर्थे। तुमको पता है इसके बिना रह नहीं सकते, देना तो पड़ेगा ही, तो चुपचाप दे दो। ये एक तरीका है, ये तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी तो विवशता में तो काम करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर आप आराम से दे दोगे यदि विवशता मानते हो तो। लेकिन दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट अपीयर फॉर एग्जाम, हाउ विल यू जज योरसेल्फ? आप अपने आप को जानोगे कैसे कि कितने पानी में हो? सो ऑल योर कॉन्फिडेंस हवा हवा ही रह जाएगा, आपका सारा आत्मविश्वास हवा में रह जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट। सो एग्जामिनेशन इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, यदि एग्जाम डिक्लेयर कर दिया जाए कि एग्जाम नहीं होगी, तो एक मिनट के लिए तो खुशी होगी, लेकिन दूसरे मिनट अच्छे विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे, फिर अगली कक्षा में मार्क्स कितने मिलेंगे? तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए भी ये लड़ाई लड़नी है। इसलिए दैट इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट योरसेल्फ, दैट दिस इज वेयर यू कैन प्रूव योरसेल्फ। दिस इज ईयरली अपॉर्चुनिटी, साल में एक बार आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और 10वीं में या 12वीं में तो लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आप अपने आत्मविश्वास को करके दिखाओ। और इसलिए चंदन जैसे जो साथी है, जिनको वाकई एग्जाम देने की दिन ऐसा लगता है कि अरे यार जाने दे, कौन जाएगा, ऐसा जिनको लगता है, उनको ये बातें याद रखनी चाहिए कि नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगले बार देनी पड़ेगी, क्योंकि आप तेंदुलकर तो हो नहीं कि बिना एग्जाम दिए भारत रत्न मिल जाएगा। तो इसलिए मजबूरी है, तो अभी इसी बार निपट लो तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा, ये एक अवसर है जिस अवसर में आप कुछ करके दिखा सकते। Now there is also a lot of questions coming in that are asking about I think by and large study habits ki I keep munching while I am studying, is that okay? How many hours should I sleep? तो ये कैसे balance करना है, your health as well as your exams, and how important is health when preparing for exams and also during taking exams? हेल्थ तो health is wealth, so वो तो important तो है ही, प्रिपरेशन में भी और एग्जाम देते समय भी, लेकिन बहुत ज्यादा इसका विचार करने की जरूरत नहीं है। जो आप करते हो वही सबसे बेहतर है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। इसलिए दूसरे को सिखाना मत कि ऐसा करो, लेकिन आप जो करते हो, यू आर, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, हम में से प्रत्येक यूनिक है ना, इसलिए तो आधार कार्ड बन पाया। यदि मेरे अंगूठा आपके अंगूठे जैसा होता तो आधार कार्ड बनता कैसे? तो जब फिंगरप्रिंट्स के लेवल पे हम यूनिक है, ऐसी फिंगरप्रिंट भगवान ने किसी और की नहीं बनाई, एक ही नमूना बनाया, मुकुल कानिटकर नाम का, दूसरा नहीं है। 7 अरब दुनिया में लोग हैं, लेकिन ऐसा दूसरा नहीं है। और केवल आज के नहीं, जो मर गए वो सारे और अभी पैदा नहीं हुए, किसी के भी जैसे, यू आर यूनिक, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो आपको यदि मंचिंग करते हुए पढ़ना अच्छा लगता है तो दैट इज ऑल्सो यूनिक। डोंट ट्राई टू टीच इट टू एनीबडी एंड डोंट बी बॉदर्ड अबाउट योर हैबिट्स। योर हैबिट्स आर कल्टिवेटेड ड्यू टू योर ओन एटीट्यूड्स, योर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इसलिए हैबिट्स को बदलने का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन नींद लेनी चाहिए। और कितनी, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता हूं, क्योंकि किसी को, हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लेखक प्रधानमंत्री को 3 घंटे पर्याप्त तो हो सकते हैं, मेरे को 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे नहीं मिले तो मेरे को थकान होती है, किसी को 6 घंटे लगते होंगे। सो इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप दैट इज इंपॉर्टेंट, बट द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वालिटी स्लीप लेने के लिए आपको उसका साइंस समझना चाहिए। व्हेन यू गो टू डीप स्लीप, बहुत रिसर्च हुआ है दुनिया में, बहुत रिसर्च, मतलब करोड़ों रुपया इस काम पे खर्च हो रहा है स्लीप के ऊपर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि सब हमारे भारतवासियों जैसे भाग्यशाली नहीं होते कि कहीं भी सो जाए। विदेशों में लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए। हाँ, हुआ ना आश्चर्य, हमको नहीं खानी पड़ती, हमको तो एग्जाम के बीच में भी नींद आ सकती। हमारे जैसे ऐसे वीर है, भाषणों में तो सोते ही है सब लोग, और क्लास में नहीं सोए होते तो एग्जाम में टेंशन भी नहीं होता। तो इसलिए कहीं भी सोना ये हमारी आदत है। लेकिन डीप स्लीप के लिए उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है वो बताता है, यू गो थ्रू 3 स्टेजेस। The first stage is REM stage, Rapid Eye Movement stage, जिसमें आपके बॉडी के सारे फंक्शनिंग डाउन होते हैं, बॉडी कूल डाउन होती है, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप डाउन होता है, धीरे धीरे बॉडी में से एनर्जी विड्रॉ होती है। The second stage is NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें आपका जो चेतन मन है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे मैंने हाथ ऊपर उठाया है, माई कॉन्शियस माइंड इज डूइंग दैट। मैं बोल रहा हूं, माई कॉन्शियस माइंड इज डूइंग दैट। उसकी जो एक्टिविटीज होती है उसको विड्रॉ किया जाता है। एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज, विच इज ड्रीम स्टेज।
युवाओं को जरा ज्यादा ही लंबी चलती है, वो सपने ज्यादा आते हैं, लेकिन वो सपने होते आपके अवचेतन मन में दबी हुई इच्छा है, जो आप कर नहीं पाते हो वो सपने में दिखता है। देखो समझ में आ गया ना, कितनी बढ़िया बात। और वो जब तीनों खाली हो जाते हैं, तीनों डस्टबिन जब रिसाइकल बिन खाली हो जाती है, देन यू गो टू डीप स्लीप। और वापस आते समय भी इसका रिवर्स होता है, ड्रीम स्टेज, देन एनआरईएम, देन आरईएम। अब आपको 2 घंटे की डीप स्लीप चाहिए, पर अंदर जाने के लिए किसी को 30-40 मिनट आरईएम, 30-40 मिनट एनआरईएम, 30-40 मिनट ड्रीम स्टेज, फिर वैसे ही बाहर आने में। अब इसको कम करना है तो यू कैन डू सम फ्यू सिंपल एक्टिविटीज। मैंने परीक्षा दे हंसते हंसते में 5 एक्टिविटी बताई है, 5 में से कोई भी 3 कर लो, आपके नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी, कम समय में ज्यादा नींद आपको आने लगेगी, ज्यादा गहरी नींद आने लगेगी, यू विल गेट मोर रिलैक्स, आपका बीएमआई कॉम्प्लेक्स जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो नीचे आ जाएगा, आपकी बॉडी ज्यादा रिलैक्स होगी। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि रात को सोने से पहले सादे पानी से, ठंडा या गर्म नहीं, सादा पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी से कोहनी तक हाथ, घुटने तक पैर और चेहरा हल्के से पानी लगाइए, और डोंट रब इट। उसके बाद में टॉवेल से उसको रब करके मत पोंछिए, केवल धीरे धीरे ऐसे ऐसे लगा करके उसका पानी सोख लीजिए, ताकि आपका बिस्तर गीला नहीं हो जाए, लोगों को गलतफहमी नहीं हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा उस पानी को स्पंज से या तौलिए से हटा लीजिए और सो जाइए आराम से। आपके आरईएम स्टेज का समय कम कर दिया मैंने, क्योंकि आपकी बॉडी कूल डाउन हो। तो वो जो 40 मिनट लगते थे बॉडी को विड्रॉ करने के लिए, वो हो गया। उसको करने का एक और तरीका है, डीप ब्रीदिंग। लेटने के बाद में डीप ब्रीदिंग लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास छोड़िए, गिनिए उसको, 10 से ज्यादा गिन नहीं पाओगे, तब तक नींद लग जाएगी, बिकॉज आरईएम स्टेज कम होगी। फिर एनआरईएम स्टेज को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जप कर सकते हैं, कोई यदि आपको जप आता है, हनुमान चालीसा आपको बोलने की जो आपकी आदत हो, नहीं तो कुछ नहीं आता तो आप ओम 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 ये जप कर सकते हो। कुछ भी कीजिए, पढ़ाई छोड़ करके कीजिए, नहीं तो उस समय पढ़ाई को रटने का अभ्यास मत कीजिए, फिर तो टेंशन हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। इसलिए समथिंग रिलैक्स। एक और अच्छा तरीका है, कुछ अवान्तर पढ़ना, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज पढ़ना, व्हाट्सएप पे नहीं, किताब में पढ़ना, क्योंकि बहुत फर्क है। वो जो पढ़ता है तो वो आंखों को, वो जो उसके रेज आते हैं मोबाइल के या टीवी के या इसके, टीवी देख करके सोना, ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्वालिटी स्लीप नहीं आ सकती, क्योंकि आपका अवचेतन मन काम करते रहते। इसलिए 5-6 काम करोगे। शवासन आता हो तो शवासन कर लो, नाड़ी शुद्धि आती हो तो नाड़ी शुद्धि कर लो। ये 5-6 में से कोई भी 3 चीजें करके आप सोओगे तो आप जब सुबह उठोगे तो ऐसे फ्रेश होगे, दौड़ लगाने को तैयार होगे। अभी तो सो करके उठते हो तब जोर से अंगड़ाई लेते हो, ऐसा लगता है। मेरी माँ पूछती थी, जब सो करके उठने का करता था तो माँ पूछती थी, नींद में दौड़ लगा के आया है क्या, थक कैसे गया? नींद से उठने के बाद तो फ्रेश होना चाहिए, जब क्वालिटी स्लीप होती है तो फ्रेश। Now when we talk about cell phones and gadgets, they're all in front of me. iPad, phone, you guys may have other gadgets as well. Everyone is on the phone, or everyone is on their iPad, or everyone is on their laptops. Like you said, Abhi, now the practice of even writing with pens and pencils is by and large gone. What do you suggest, maybe not even just during exams, but in terms of, some people say ki charging the phone next to you while you're sleeping is bad for you, put it away, put it at a distance. Are these things true? Should children and should kids during exams, even after exams, adopt the practice of putting away their electronics at night, during the day? What do you suggest? उसका साइंस तो अभी डिबेटेबल है, क्योंकि लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। उसके वाइब्रेशन से आपको तकलीफ होती है, रेडिएशन से नहीं होती है। आई डोंट नो दैट, आई एम नॉट गोइंग into that because that science is not yet come to an established research. इसलिए उसकी बात नहीं, लेकिन मैं मन की बात करता हूँ। अपना मन शांत होना चाहिए, और मन शांत होने के लिए इनको थोड़ा सा दूर रखना फायदेमंद होता है, क्योंकि आपका मन ही है जो सबसे बड़ा आपका हथियार है एग्जामिनेशन के लिए और पढ़ाई के लिए। उस मन से ही काम लेने वाले हो, इसलिए उस मन को तरोताजा रखना, फ्रेश रखना, मन को ऊर्जावान रखना, ये बहुत आवश्यक है। और मन को यदि ऊर्जावान रखना है तो थोड़ा सा मोबाइल उपवास करना सीख लो। कुछ घंटे के लिए दिन में, सप्ताह में 1 आध दिन के लिए मोबाइल उपवास करके देखो, 1 आध दिन टीवी उपवास करके देख लो, 1 आध दिन लैपटॉप उपवास करके देख लो। यह आपके मन को ताजा करेगा, आपके मन की ताकत बढ़ाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। आपके मेरे को मान लीजिए ये मांसपेशी बनानी है, मेरी बाइसेप्स मेरे को बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? कैन आई बिल्ड माई बाइसेप्स बाय पैम्परिंग देम? रोज रात को मैं मक्खन लगाऊं इसको, इसके नीचे 2 तकिए रखूं, ये बाइसेप्स कमजोर होगी कि मजबूत होगी? अगर मेरे को बाइसेप्स मजबूत करनी है तो मेरे को उनको कष्ट देना पड़ेगा।
आई विल हैव टू गो टू जिम, आई विल हैव टू लिफ्ट वेट्स, मेरे को ये करना पड़ेगा, दंड बैठक लगानी पड़ेगी, सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था। सूर्य नमस्कार करेंगे तो शरीर बनेगा, शरीर बनने के लिए सूर्य नमस्कार करना है तो कष्ट देना पड़ेगा। वैसे ही मन को कष्ट देना पड़ेगा, तब मन कमजोर नहीं होगा, मजबूत होगा। इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ानी है तो मन के विपरीत काम करना पड़ेगा। मन मोबाइल में अटका हुआ है, मोबाइल को दूर रखो। मन टीवी पे अटका है, टीवी को दूर रखो, ताकि आपका मन मजबूत हो सके, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा हथियार है जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा गैजेट्स का उपयोग मत करो इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं। मैं कहता हूं कि संयम करो। यू डिसाइड, 3 चीजें डिसाइड करो, कितना उसका उपयोग करना, क्वांटिटी आप तय करो। उसके आहारी मत चले जाओ, उसके लेट दैट नॉट कंट्रोल यू, लेट यू कंट्रोल द गैजेट। दूसरी चीज, किस लिए करोगे, पर्पस क्या है, किस काम के लिए करोगे। मेरा भतीजा है, उसको मैं कहता हूं तो दिन भर मोबाइल पे रहता है, वो कहता है मेरे सारे नोट्स इस पे ही आते हैं। अब नोट्स के लिए इस्तेमाल करना तो ठीक है, पर मेरे को पता है वो पिताजी को उल्लू बनाने के लिए बता रहा है। नोट्स तो कुछ ही देर के लिए आते हैं, बाकी समय वो क्या देखता है वो भी मैं जानता हूं। इसलिए क्या देख रहे हो, तीसरी बात, कितना देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। इसको आप ही डिसाइड करोगे तो आपका जीवन बनेगा। मां डिसाइड करेगी तो उसका जीवन बनेगा। आपको अपना जीवन बनाए तो यू टेक योर ओन डिसीजन, टेक योर ओन लाइफ इन योर हैंड, नॉट जस्ट मोबाइल। Now there is a very interesting question कि I fall sick, मतलब tension is one thing, pressure is one thing, but I fall sick during exams. This is Parveen from Faridabad. I fall sick during exams due to pressure. How can I help myself? What are some ways that will improve this situation? बीमार पड़ने के 2 ही कारण है। एक तो बॉडी को विश्राम नहीं मिला, बॉडी को आपने यू हैव नॉट रिलैक्स्ड, यू हैव नॉट गिवन इट रेस्ट, ऑप्टिमम रेस्ट, जो कि एग्जाम के समय में होता है। आप ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में रात भर जग करके पढ़ाई करते हो, सोते हो, सुबह सोने से काम चल जाएगा, होता नहीं है। रात की नींद होती है, दिन की नींद होती है। इसलिए एक कारण तो वो है, और दूसरा कारण है आहार। हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, खाना निगलेक्ट होता है, या तो खाने की तरफ ध्यान नहीं देते, कभी कभी ज्यादा भूख लग जाती है कि मैंने देखा है एक्चुअली एग्जाम के कारण लोगों को दस्त लगती है, उनको लूज मोशन हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि पाचन तंत्र और श्वासन तंत्र, ये दोनों, श्वसन और पचन, ये दोनों आपके शरीर को बैटरी चार्ज करने का काम करते हैं, प्राण देते हैं। प्राण यानी शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। सूर्य से हमको प्राण मिलता है, सारी दुनिया को, क्योंकि हम सूर्य के बने हुए हैं। वी ऑल नो, पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, फिर ठंडी हुई, उसी पृथ्वी में से हम पैदा हुए, तो हम सूर्य ही है। हम सूर्य, इसलिए सूर्य नमस्कार का आग्रह करता हूं मैं, क्योंकि हम सूर्य ही है, हम सूर्य से अलग है नहीं। और जब हम भोजन करते हैं, वो भोजन में भी सब कुछ सूर्य से ही मिलता है। वनस्पति के ही बीज का भोजन करते हैं, गेहूं है, चावल है, वनस्पति का बीज है। फली है या फल है, बैंगन खाते हो तो वो फल है वनस्पति का, या वनस्पति की डंठल होगी या पत्ते होंगे। जो मांसाहारी लोग हैं ना, वो भी शाकाहारी प्राणी ही खाते हैं, इसलिए वो भी वनस्पति को ही खा रहे। शाकाहारी लोग डायरेक्टली खा रहे हैं, मांसाहारी इनडायरेक्टली खा रहे हैं, दैट्स ऑल। क्यों वनस्पति? क्योंकि आपने 6ठी के बायोलॉजी में पढ़ा था भाई, सूर्य के प्रकाश को वनस्पति अन्न में परिवर्तित करती है। उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। 6ठी में पढ़ा था ना ये। सूर्य के प्राण ऊर्जा को वनस्पति ने क्लोरोफिल के द्वारा सिंथेसाइज किया। व्हाट इज सिंथेसिस? उसको कोडिफाई कर दिया, उसको बांध दिया, उसको अन्न के रूप में। नाउ इट हैज टू बी डिकोडेड इनटू माय बॉडी। उस एनर्जी को डिकोड करके, एनालाइज करके, सिंथेसिस के उल्टा करके, डिसिंथेसाइज करके, the energy has to be released and absorbed by the body। ये काम श्वसन और पचन करता है। इसलिए सारी भारतीय भाषाओं में ऑक्सीजन के लिए शब्द है प्राणवायु, प्राण देने वाली वायु, जिस वायु के कारण अन्न में से प्राण निकलता है। अब हमको उसका साइंस पता नहीं कि जब अन्न में से हम प्राण ग्रहण करते हैं तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा जो प्राण लगता है, सबसे ज्यादा जो आपकी बैटरी डाउन होती है, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा लगती है, वो अन्न पचाने के लिए लगती है। इसलिए खाना खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि बॉडी सब जगह से एनर्जी विड्रॉ करके पचन में ले जाती है। इसलिए पचन, फिर उसमें से बच गई
वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए जाएगी, ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा, ब्रेन को जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन को जाएगी, विसर्जन को जाएगी, किडनी को जाएगी, लीवर को जाएगी। उसके बाद जो बचेगी वो पढ़ाई के काम आएगी। अब आप क्या कर रहे हो पढ़ाई के समय कि आपके शरीर की भी एनर्जी को विड्रॉ करके पढ़ाई में लगा रहे हो, इसलिए यू आर गेटिंग सिक, इसलिए बीमार पड़ रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, दो काम करने पड़ेंगे। सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई कैसे बढ़ाओगे, अभी आपने समझ लिया, सूर्य से आया है, सूर्य से मिलता है, तो ताजा भोजन कीजिए। किचन गार्डन होगा तो सबसे ज्यादा प्राण मिलेगा, क्योंकि जैसे वनस्पति को काटा आपने और आपके पास आई, उसका प्राण का क्षरण शुरू हो गया। इट इज नाउ डिसिपेटेड। अब सूर्य की ऊर्जा उसमें नहीं है, वो सूर्य से लेन देन नहीं कर रहा, जैसे आपने काट लिया उसको। अब आप फ्रीज में रख करके खा रहे हो, तो सबसे ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कार्बोहाइड्रेट है जिसमें से एनर्जी मिल रही। इसलिए ताजा खाओ, दही खाओ, दही में बहुत ज्यादा प्राण होता है। ताजा अन्न खाओ, दूध खाओ, थोड़ा सा दूध पियो, उससे थोड़ा सा ऑप्टिमम, एकदम से गिलास भर के मत शुरू कर दो। हरियाणा वाले भाई 2 गिलास भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी आदत नहीं है वो अचानक पचेगा नहीं, इसलिए अचानक मत शुरू करो, पर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। ताजा खाओगे, अन्न की एनर्जी की सप्लाई बढ़ेगी। दूसरा, लीकेज को बंद करो। जो लीकेजेस है एनर्जी के आपके शरीर के अंदर, उसको बंद करो। वो 2 कामों से होगा। एक तो ऑप्टिमम एक्सरसाइज, ऑप्टिमम, ज्यादा अभी परीक्षा के समय एकदम ज्यादा जिम ज्वाइन मत करो, लेकिन 2-4 प्राणायाम के और 2-4 रामदेव बाबा से सीख लो योगाभ्यास, तो वो 5-7 योगाभ्यास कर लो, और उससे क्या होगा, बॉडी के लीकेजेस बंद हो गए और आप बीमार नहीं पड़ोगे। इट इज ऑल एनर्जी। एनर्जी का उपयोग, लाइफ इज नथिंग बट टाइम एंड एनर्जी, हाउ यू यूज दैट विल गिव यू रिजल्ट। आपके पास समय सीमित है, एनर्जी सीमित है, द मोर प्रोडक्टिवली यू यूज इट, you will be more successful person. Now the next question that is coming in, and that I also have, in terms of parents and their attitude towards children, especially during exams. Now they are always coming from a place of concern ki you have to do well, you have to do well. This may put pressure on the child, but they are obviously coming from a place of love and concern ki if you do well on exams, your life will be good. What attitude, what is the correct attitude that maybe parents should take that doesn't put so much stress on the child that, you know, child should get 100 out of 100 in everything or do well? Expectations नहीं रखना चाहिए, कहना तो बहुत आदर्श है, लेकिन रखोगे, कोई भी कहने से आप मना नहीं करोगे। माँ तो रखेगी अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन। सो आई एम नॉट सेइंग एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं ये कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन थोपो मत, रखो अपने पास, अपनी चीज अपने पास रखो, बच्चों पे काय को डाल रहे हो। दे आर एक्सपेक्टिंग देमसेल्व्स, उनको उनके अपने खुद के एक्सपेक्टेशन है, लेट देम एक्सपेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। आप उनसे जो एक्सपेक्ट करते हो, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट एक्सपेक्ट नहीं कह रहा हूं, उस एक्सपेक्टेशन को थोपो मत उनके ऊपर, डोंट पुट इट ऑन देम कि अरे ये करना ही है, डोंट डू दैट। तो इसका मतलब पूरा ढीला भी मत छोड़ दो। मैं सोचता हूं यदि माँ ने डांटा नहीं होता तो मैं पास ही नहीं होता। तो थोड़ा बहुत अनुशासन रखना ये माँ का काम है, इसलिए मैं माँ पिताजी को ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा पैम्परिंग करो। वो भी कहते हैं आजकल, वो भी करने लगे हैं लोग, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है कि ज्यादा टेंशन मत दो, तो डांटना ही बंद कर देते हैं, तो वो भी बच्चे बिगड़ते हैं। इसलिए किसी एक्सट्रीम पर मत जाइए, आप जैसा है वैसा ही रहिए। जस्ट अ बिट एडजस्टमेंट कि आपकी जो अपेक्षाएं है वो अपेक्षा बच्चे के लिए प्रेरणा का काम करे, बच्चे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करे, बच्चे के लिए हिंडरेंस नहीं बने। और ये मैं आपको यहाँ बैठ करके नहीं बता सकता, आप स्वयं इसके जज हैं। आप बच्चे को सपोर्ट कीजिए, आप बच्चे को एक्सपेक्ट भी कीजिए, आप बच्चे को थोड़ा सा अनुशासन में भी रखिए। सुबह उठाने का काम तो माँ को ही करना पड़ता है, नहीं तो बच्चा 5 मिनट करते करते एग्जाम में भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए माँ पिताजी को अपना रोल करना ही चाहिए। मैं बहुत ज्यादा उस आदर्शवादी स्थिति में भी नहीं जाता हूं कि जिसमें माँ पिताजी ने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हालांकि वो भी जमाना था जिस समय माँ पिताजी को पता ही नहीं होता था कि बच्चा कौन सी क्लास में है, और वैसे भी बच्चे विश्वेश्वरैया बन गए। उनके घर में इतने बच्चे थे कि विश्वेश्वरैया के पिताजी को पता ही नहीं था कि उसने इंजीनियरिंग कर ली, और वो इंजीनियर बन गए। ये भी स्थिति है, लेकिन आज की स्थिति एकदम उल्टी है। ओवर अटेंशन इज द प्रॉब्लम। एक ही बच्चा है और सारा ध्यान उसी के ऊपर, उसने चीख मारी तो तुरंत उसका एनालिसिस करना शुरू हो जाता है। सो इतना ज्यादा भी मत कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए और थोड़ा सा उसको गड़बड़ करने दीजिए, थोड़ा सा गलतियां करने दीजिए। हम भी तो गलतियों से सीखे थे। मैं मेरे छोटे भाई को कहता हूँ, उसका बच्चा है अभी तो इंजीनियरिंग में आ गया, जब 8वीं 9वीं कक्षा में था तो कहता था तू सारी दुनिया के बच्चों को ठीक करता है, घर में भी थोड़ा ध्यान दे। तो उसने कहा कि ये, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, इतना अच्छा तो तेरा बेटा अच्छा तो काम कर रहा है। बोले नहीं, ये जब घर पे आता है तो फाटक खोल के आता ही नहीं, वो कूद के ही आता है दीवार पे से, कंपाउंड वॉल के ऊपर से। तू जरा इसको समझा
तो अब उसके पास एनर्जी ज्यादा थी तो वो करता था। अब मैंने उसके भाई के संतोष के लिए उसके बेटे को तो बैठा करके समझा दिया जो भी समझाना था, और आंख मार दी कि ज्यादा सीरियसली मत ले, करता रहे। तो वो निकल गया। निकल जाने के बाद छोटे भाई को कहा, तू उससे अपेक्षा कर रहा है, तू ये भूल रहा है कि उसके एज में हम भी तो यही काम करते थे, हम कौन सा फाटक खोल के आते थे। लेकिन माता पिता होने के बाद अपना बचपन भूल जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। आपने जो बचपन में किया था वही बच्चे कर रहे हैं, इसलिए उसको उतना ही रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ज्यादा मत। Now, how do you answer? Because at the end of the day, results at the end of the day do matter. और इंडिया का स्पेशली कल्चर है, एटलीस्ट व्हेन आई वाज स्टडीइंग, कि इफ यू डोंट स्कोर पास 90 यू विल नॉट गेट इनटू, ये कट ऑफ स्कोर है। इफ यू डोंट स्कोर पास 92 ये भी कट ऑफ स्कोर है ये कॉलेज के लिए। तो देयर इज एट द एंड ऑफ द डे अ लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म। डज दिस माइंडसेट नीड टू चेंज एंड व्हाई हैजंट इट चेंज्ड इन इंडिया? इवैल्यूएशन सिस्टम चेंज हो रही है, अभी काफी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन इट विल टेक टाइम। उसके लिए समाज का माइंडसेट चेंज होना पड़ता है, सब कुछ केवल सिस्टम के चेंज होने से नहीं होता। और ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट तो रहेगा, ये इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता हूं, लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले 10, 12, 15 वर्षों में दुनिया बदल गई, और दुनिया बदलने के कारण अपॉर्चुनिटीज हर लेवल पे। पहले 90+ वालों को ही अपॉर्चुनिटीज थी, आजकल तो मुझे लगता है कि 50 बिलो 50 वालों की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ गई है। आप सब सारे सक्सेसफुल एक्टर्स देखोगे तो अबाउ 90 वाले नहीं हैं। अबाउ इवन बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है उसका जो CMD होता है वो 50-60% वाला होता है। उसके यहाँ काम करने वाला जो MBA IIT से निकला हुआ होता है वो टॉपर होता है, वो नौकरी करता है सारी जिंदगी और बॉस बनता है वो। इसलिए दिस जोक के बारे में नहीं, दिस अपार्ट एनीथिंग। हमारे एक संस्कृत के बहुत बड़े प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी रहे संस्कृत कॉलेज के, उनका बेटा कहता है 12वीं के बाद में मैं पढ़ूंगा नहीं। तो पिताजी बहुत परेशान, मेरे को कहा कि इसकी काउंसलिंग करो भास्कर की। मैं गया, भास्कर से मिला, मैंने उससे बातचीत की। ही वॉज अ जीनियस इन म्यूजिक और वो म्यूजिक में जाना चाहता। और पिताजी के काउंसलिंग करके उसको 12वीं कराओ, उसको संस्कृत का पंडित बनाओ। मैंने उसके पिताजी को कहा आपकी काउंसलिंग की जरूरत है, भास्कर के काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। आज भास्कर ने अपने घर में स्टूडियो बनाया है एंड दैट इज इन गुवाहाटी, और वो बॉलीवुड के गानों को आफ्टर प्रोडक्शन वो काम करता है। एक गाने के लिए 1 लाख रुपया लेता है और 12वीं नहीं किया उसने। देयर आर अपॉर्चुनिटीज। हमारे एक मित्र ग्वालियर में थे, ठेकेदार थे, बहुत बड़े अमीर, 3-4 फैक्ट्री वगैरह सब थी। उनका बेटा 10वीं में, मैं उनके घर भोजन करने गया, देखा उनके बेटे को फ्रैक्चर हो रखा था। मैंने कहा फ्रैक्चर कैसे? बोले बास्केटबॉल खेलते खेलते गिर गया। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो तेरे को बहुत टेंशन हो गई होगी, अब तो महीना भर तेरा प्लास्टर रहेगा। बोले नहीं, मैं मेरा दूसरी हॉबी है ना वो कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले मैं स्केचिंग करता हूं। मैंने कहा ला तेरी स्केचिंग की किताब। उसको इतना आनंद आया, अभी तक किसी एडल्ट ने इतना इंटरेस्ट दिखाई नहीं था उसके काम में। मैंने बैठ करके उसकी स्केच बुक देखी, उसको सजेशंस दिए, उसको कहा यहाँ तू हाफ टोन इस्तेमाल क्यों किया, यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल करता है, HB। उसको कहा आपको आता है? मैंने कहा नहीं, मेरे को देखना आता है, निकालना नहीं आता है। तो बोले आप तो इतना अच्छा देखते हैं। मैंने कहा अच्छे देखने वाले होते तभी तो तुम्हारी कदर होती है। मैंने उसके पिताजी को कहा आपको यदि मुझ पर विश्वास है तो 2 साल पीयूष को मुझे दे दो। तो उसके पिताजी ने कहा क्या करोगे? मैंने कहा इसको मैं मल्टीमीडिया सिखाऊंगा। और 2 साल उसकी स्कूल छुड़वा दी मैंने 10वीं के बाद, और उसको मल्टीमीडिया के इंस्टीट्यूट में डाला। पिताजी के पास पैसे की कमी नहीं थी, आज वो हॉलीवुड में VFX का काम करता है। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में। आई कैन गो ऑन। मैं किससे सुना सकता हूँ, क्योंकि 30 साल से यही काम कर रहा हूं मैं। माता पिता के इच्छा के विरुद्ध बच्चों को उनके पैशन के लिए आगे प्रवृत्त करना, माता पिता से लड़ाई करना, ये मेरा काम है। तो ये मैं करता हूं, और इसलिए मैं बता सकता हूं कि आज तो 90% की चिंता मत करो आप। आज तो जो परसेंटेज आएगा उस पर अपॉर्चुनिटी, यदि वो अपने उस काम को ढंग से करेगा जिसमें उसको आनंद आ रहा है, सो देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज। बहुत दुनिया बदल चुकी है, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर परसेंटेज का नहीं लेना चाहिए। और एडमिशन की भी बात, अभी सीटें इतनी खुल गई है कि उसके एडमिशन के भी कंपटीशन धीरे धीरे कम होगी। और मैं देखता हूँ 10-12 साल में ये सारी बातें बहुत ज्यादा इररिलेवेंट हो जाएगी। जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब STD PCO वॉज द थिंग। लाइन लगती थी STD PCO के बाहर, और रात को 9 बजे रेट कट होता था तो 9 बजे से पहले लोग लाइन लगाते थे। आज STD PCO कहाँ चले गए? किसने कानून बना करके STD PCO बंद किए? नथिंग, नॉट नीडेड, दे हैव बिकम इररिलेवेंट, क्योंकि STD आपके हाथ में आ गया। इन द सेम वे इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी
कि एडमिशंस विल बिकम इररिलेवेंट, जिसको जो चाहिए वो वहां जाकर के पढ़ने लगे। तो एक और क्वेश्चन है जो मतलब आई थिंक ओवरसीज थोड़ा, आई वेंट टू स्टडी एट हार्वर्ड फॉर एग्जांपल एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ओवरसीज देयर इज ट्रेमेंडस एक्सेप्टेंस एंड there is no stigma associated with counseling, or if you need some help with an academic counselor, या फिर एक for your mental stress एक counselor होना चाहिए, या फिर एक psychiatrist होना चाहिए. There is no stigma associated with it. लेकिन इंडिया में आई हैव नोटिस कि ये स्टिग्मा थोड़ा है। और स्वाभाविक है ना, जो चीज बहुत ज्यादा, जिसका संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम लोग जिसको करते हैं, उसके साथ स्टिग्मा होता है। वहां पे तो बेचारे हर किसी को उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो तो जैसे आप पूछते हो कि आपका सीए कौन है, आपके ऑडिट कौन करवाता है, वैसे वहां पूछते हैं कि तुम्हारा वो कौन है, काउंसलर कौन है, या किसके पास तुम जाते हो। और ये तो स्वाभाविक हो गया, वहां हर व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ती है। मैं उसके कारणों में नहीं जाऊंगा क्योंकि परिवार बिखर गए, परिवार नहीं है। वेस्ट में परिवार खत्म होने के कारण ये ज्यादा जरूरी पड़ गया। हमारे यहाँ बहुत बड़ी काउंसलिंग परिवार कर देता है, इसलिए भी काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं। और इसलिए काउंसलिंग के लिए कोई जाता है तो उसके साथ में लगता है कि अरे क्या पागल हो गया क्या, काय के लिए जाना पड़ता है, ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलिंग केवल विकार को ठीक करने के लिए नहीं होती है, सही चीज के चुनाव के लिए भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। और इसलिए ये स्टिग्मा जाना चाहिए, लोगों को पता नहीं है। इसलिए आप में से कितने लोगों को पता है कि भगवान श्री राम को डिप्रेशन हुआ था? 16 साल की आयु में भगवान श्री राम को डिप्रेशन हुआ था। जब वो किसी को नहीं पता, लोगों को लगता है कि डिप्रेशन नई बीमारी है, ये तो इतनी पुरानी बीमारी है। 16 साल की उम्र में सारे कौशल प्रदेश को जब वो देख करके आए, तो वहां की स्थिति देख करके, लोगों के दुरावस्था देख करके, भ्रष्टाचार देख करके, रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, उसको मैं खोज रहा था कि रिश्वत को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मेरे को जाके वाल्मीकि रामायण में मिला, उत्कोच, संस्कृत शब्द है उत्कोच, रिश्वत देने को। तो रामायण में भी रिश्वत चलती थी, तो इसलिए तब भी लोकपाल नहीं था। तो इसलिए तब से राम ने ये स्थिति देखी और डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में चले गए तो उनको काउंसलर के पास भेजा। उस समय के काउंसलर अलग होते थे, उस समय गुरु को काउंसलर मानते थे। तो राम को वशिष्ठ के पास भेजा, और राम ने वशिष्ठ को प्रश्न पूछे हैं, जीवन निरस हो गया, मैं क्यों जीऊं, मैं मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइडल, इतना डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी में। और राम ने वो प्रश्न पूछे और वशिष्ठ ने उसको उत्तर दिए है। उसी पुस्तक का नाम योग वाशिष्ठ। तो काउंसलिंग लेना राम ने भी किया है। तो आपका बच्चे को लगती है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं। जो हंसता है उसको कहिए मेरा बच्चा राम बनेगा या अर्जुन बनेगा, जिसकी काउंसलिंग भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इसलिए कम है, इसलिए स्टिग्मा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है तो स्टिग्मा भी कम हो जाएगा, फैशन आ जाएगी धीरे धीरे। आवश्यकता नहीं पड़े तो अच्छा है। यदि फैमिली बिकम्स द काउंसलर, इफ यू आर एबल टू शेयर, इवन टीचर्स बिकम योर काउंसलर एज वेल। टीचर्स तो है ही, गुरु वशिष्ठ के पास ही भेजा था। लेकिन सबसे मेन बात है कि माँ से जो शेयरिंग होती है ना, वो शायद ही किसी से होती है। एक एज के बाद वो शेयरिंग नहीं हो पा रही है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। बच्चा सोचता है माँ को क्या समझ में आएगा, लेकिन इसलिए वातावरण बनाना पड़ेगा। हमारे घर में मेरी माँ ने वो वातावरण बनाया। मैं किताबें पढ़ता था, लाइब्रेरी से कोई किताब लेकर के गया, मेरी माय मदर नेवर सेड इस एज में ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। मैं 8वीं 9वीं में था, श्रृंगार रस की किताबें मराठी में नॉवेल लेकर के गया। मेरी माँ ने मेरे को ये नहीं कहा मत पढ़ो, लेकिन शी सॉ टू इट कि मैं देख रहा हूँ। उस समय उसने वो किताब उठा करके और मुंह टेढ़ा किया, ये किताब पढ़ेगा ऐसे करके। एंड आई सॉ दैट शी हैज नॉट अप्रूव्ड इट। अगली बार उस टाइप की किताब, उस लेखक की किताब मैं नहीं लेके आऊंगा। और जिस दिन मैं अच्छी किताब लेकर के आता था, उस दिन वो सारे घर को बताती थी, देखो मुकुल इतनी अच्छी किताब लाया है, तुमने पढ़ी है क्या? तो दैट वाज द वे टू एनकरेज पॉजिटिव थिंग, डिस्करेज नेगेटिव थिंग्स। वेरी सिंपल वे ऑफ शेयरिंग। तो ये काउंसलिंग ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन, पर इसलिए प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाना इज नॉट ए बैड थिंग, इज नॉट एट ऑल ए स्टिग्मा। आवश्यकता नहीं पड़े ऐसा अपना परिवार का वातावरण बनाओ, लेकिन आवश्यकता पड़े तो ले जाओ, बिना संकोच के ले जाओ। और उस बात के लिए बाद में उसको सुनाते मत रहना कि तेरे को ले जाना पड़ा था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Is there anything, I think we're running a little low on time now, but is there anything that I haven't asked you, the students and the parents that are still pouring in with questions haven't asked you, that anything else that you would like to say? देखो, ये पहली एग्जाम नहीं है और अंतिम एग्जाम नहीं, सारा जीवन ही एग्जाम है। अभी ये जब हम यहाँ ये शो करने के लिए बैठे, उससे पहले भी हम दोनों की एग्जाम थी। आज तक हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। फिर इन्होंने वो हिंदी और अंग्रेजी की प्रॉब्लम अपनी बता दी। तो एग्जाम तो रहती है ना, देयर इज ऑलवेज एग्जाम, ईच मूवमेंट इज एन एग्जाम। जीवन ही परीक्षा है। यस, विथ फ्लाइंग कलर्स, नो प्रॉब्लम। ये परीक्षा ऐसे है ना जिसमें हर किसी को पास होना होता है, क्योंकि जीवन जीना ही है।
मजबूरी है, जब तक मरे नहीं तब तक जिएंगे, तो मस्ती से जियो, आनंद से जियो। 2 ही चॉइस है लाइफ में, या तो रोते रोते जियो या हंसते हंसते जियो। जीना तो पड़ेगा यारो, इसलिए परीक्षा भी तो देनी तो पड़ेगी, इसलिए या तो रोते रोते दो या हंसते हंसते दो। ये परीक्षा का पर्व है, ये परीक्षा का उत्सव है, इसलिए उसको एंजॉय करो, आनंद लो, माता पिता को भी आनंद दो और समाज को भी आनंद दो, ताकि आपका रिजल्ट भी आपको आनंद दे। Thank you so much for spending so much time with us on Pariksha Parv 2020, Mukulji. Thank you so much. Thank you. It was a great. I learned so much during this session. And for all these sessions, please visit NCPCR, their Facebook and Twitter pages. Also visit New India Junction. It will be live streamed. All the sessions will be live streamed. This was our very first one. But Pariksha Parv will continue all month while you have your exams. New questions, new guests. This was a great first session. I'm Priyanka Deo for Pariksha Parv 2020, signing off.